हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति या विद्रोह के बारे में। अ पावरफुल एंड पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन 1857. It began with a muting of sepoy who were the Indian soldiers of the company's army, but soon it became widespread and involved the masses. मतलब है इसका कि जो 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली और लोकप्रिय विद्रोह शुरू हो गया। यह सिपाहियों के उत्परिवर्तन यानी विद्रोह के साथ शुरू हुआ जो कंपनी के सेना के भारतीय सैनिक थे। मतलब जो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें भारत के जो सैनिक थे उन लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही यह व्यापक हो गया और इसमें जनता भी शामिल हो गई। मतलब सिपाहियों के साथ साथ जो आम जनता के लोग थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। इनसाइट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑफन टर्म्ड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी जॉइन टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिश। 1857 के इस विद्रोह को अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है क्योंकि भारतीय समाज का अलग अलग तबका एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करता है। मतलब जो भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म जाति के जो लोग थे वो सभी एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब आता है कि द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ कॉजेज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से थे। इसके मेन कॉजेज़ थे नंबर 1 पॉलिटिकल कॉजेज़, 2 आपका हो गया सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़ एंड इमीडिएट कॉजेज़। यहाँ कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ शो किए गए हैं जो इस तरह से हैं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो भूमि राजस्व नीतियों ने कई प्रमुखों और जमींदारों से उनकी शक्ति और विशेष अधिकारों को लेकर उन्हें नाराज़ कर दिया था। यानी जो लैंड रेवेन्यूज़ उन पॉलिसीज़ थी उन्होंने जो वहाँ के जमींदार थे और प्रमुख लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने कुछ पावर दे रखे थे और विशेष अधिकार दे रखे थे जो बाद में उनसे ले लिए, जिसके कारण वो लोग उनसे नाराज़ हो गए और एक विद्रोह का कारण जो है वो बन गया। अंग्रेज़ों ने सहायक नीति और विलय नीति के आधार पर प्रदेशों पर हमला कर शासकों के पद और पेंशन का उपयोग बंद कर दिया। जैसे पिछले एक चैप्टर में आप लोगों ने सहायक सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इन दोनों नीतियों के आधार पर क्या करा था कि जो प्रदेश थे उन पर हमला करते थे और जो शासकों के जो पद थे और उन्हें जो पेंशन दी जाती थी वो भी उनको देनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से वो लोग भी नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को अवध की ज़मीन से बेदखल कर दिया। फिर मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के वंशज सम्राट की मृत्यु की स्थिति में लाल किला में जगह खाली करने के भी आदेश दे दिए। यह सब लोगों में व्यापक चिंता और आक्रोश का कारण बन गया और इन्हीं सभी कारणों के होते हुए ही जो यहाँ पर एक विद्रोह का कारण बना जिसको यहाँ राजनीतिक कारण कहा गया। अब हम देखेंगे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ के बारे में। अ मेजर cause of the outbreak of the revolt was the fear among the people that the British government was determined to destroy their religion and convert Indian to Christianity। मतलब विद्रोह के प्रकोप का एक प्रमुख कारण लोगों में यह भय था कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म को नष्ट करने और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ थी। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में रहने वाले लोगों को ज़बरदस्ती क्या करना चाहती थी, ईसाई बनाना चाहती थी। फिर आपका आता है कि दे समटाइम रिडिक्यूल्ड एंड कंडेनमेंट हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस। मतलब उन्होंने कभी कभी हिंदू धार्मिक प्रथाओं का उपहास और निंदा भी की। मतलब वो अपने धर्म को सर्वोच्च मानने लगे और जो हिंदुओं की धार्मिक प्रथाएं थी उनकी जो है उन्होंने निंदा करनी शुरू कर दी। 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया कि ईसाई धर्म में परिवर्तन से उसकी और उसके पैतृक संपत्ति उसे विरासत में मिलेगी। लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए अधिकारियों का प्रोत्साहन के रूप में लिया। मतलब कि जो उनको
ये लालच दिया गया था, वो समझ गए थे कि हमको इस चीज़ का लालच दिया जा रहा है जिससे कि हम आसानी से ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने सरकार के खिलाफ कुछ धार्मिक समूहों को मना कर दिया, सती प्रथा को बंद कर दिया गया और हिंदू विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। हिंदू ने सोचा कि यह उनके धार्मिक संबंध में हस्तक्षेप है। सामाजिक रूप से भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। इसलिए भारतीयों को अपने ही देश में अपमानित होना महसूस हुआ। मतलब जब सारी चीज़ें ऐसी होने लगी उनके खिलाफ, तो जो भारत में रहने वाले हिंदू लोग थे उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमको अपमानित कर रहे हैं, और इसी वजह से जो सामाजिक और धार्मिक कारण भी यहाँ पर विद्रोह के लिए शुरू हो गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ कि कौन से थे आर्थिक कारण। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। द पीजेंट, आर्टिशन, क्राफ्ट्समैन सफर्ड इकोनॉमिकली अंडर द ब्रिटिश। द पीजेंट burdened by heavy land revenue lost their land to landlord and money lenders। मतलब है कि लोकप्रिय असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण था। किसान, कलाकार, शिल्पकार अंग्रेजों के अधीन आर्थिक रूप से पीड़ित थे। भारी भू राजस्व से किसानों पर बोझ पड़ा, मतलब उनकी भूमि पर जो कर लगाया गया था उससे किसानों को बहुत बोझ महसूस होने लगा। जमींदारों और साहूकारों को अपनी जमीन खोनी पड़ी। उत्तर भारत के मध्य और विशेष रूप से उच्च वर्ग रोजगार के नुकसान के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ब्रिटिश शासन के तहत समाज के विभिन्न वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुए और अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए, क्योंकि उन्होंने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया था, और जिससे कि इन्हीं सबकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ख़राब होने लगी। और जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी भारत में, तब भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और यही यहाँ पर विद्रोह के आर्थिक कारण बन गए। नेक्स्ट हेडिंग इज मिलिट्री कॉजेज। द सोल्जर्स सफर्ड अलॉन्ग विद द सिविलियन। दे हैड नो प्रोफेशनल फ्यूचर। द रैंक ऑफ ए सूबेदार with a pay of ₹60 per month was the highest rank to which a sepoy could aspire. The officers and the sepoy were not friendly with one another. According to an act passed in 1856, new recruits undertook to serve overseas. इस विद्रोह में नागरिकों के साथ सैनिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका कोई पेशेवर भविष्य नहीं था। 60 रुपये प्रति माह के वेतन के साथ सूबेदार का पद सर्वोच्च रैंक था। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच आपस में मित्रता नहीं थी, और 1856 में पारित एक अधिनियम के अनुसार रंगरूटों ने विदेशों में सेवा करने का उपक्रम किया। मतलब यहाँ से जो रंगरूट होते हैं जो पुलिस में भर्ती किए जाते हैं, उनको क्या मन बना दिया गया कि विदेशों में वो जाकर के सेवा करना शुरू कर दें। ब्राह्मणों और अन्य उच्च जाति के सैनिकों ने इसका विरोध किया। 1856 में भारतीय सैनिकों की संख्या ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में 6 गुनी थी। विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। मतलब कि जब 1856 में जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में वहाँ पर 6 गुना हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। 1831 में कौल विद्रोह और 1855 के संथाल विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज इमीडिएट कॉज, यानी तात्कालिक कारण। बच्चों, इस विद्रोह का एक बहुत ही तात्कालिक कारण से मतलब है जो एकदम से उत्पन्न हुआ था, तुरंत ही मतलब मालूम चला और वो विद्रोह का कारण बन गया। नई इनफील्ड राइफल के कारतूस में एक बढ़ा हुआ पेपर कवर था। मतलब जो यहाँ पर हथियार थे उनमें एक नया हथियार शामिल किया गया जिसको इनफील्ड राइफल के नाम से जाना गया। तो उसके कारतूस में एक जो बढ़ा हुआ पेपर कवर था जिसे राइफल में लोड किए जाने से पहले काटना होता था। यह कहा गया था कि ग्रीस पेपर गौ मांस यानी गाय के मांस और सूअर की चर्बी से बना था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने उन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये जो काटना पड़ता था पेपर,
ग्रीस पेपर वो मुंह से काटना होता था, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुस्लिम समुदाय के लिए घृणित है, और इसी वजह से ये मुख्य कारण बना इस विद्रोह का। नेक्स्ट टॉपिक इज मंगल पांडे। ऑन मार्च 29, 1857, near Kolkata, a young boy, Mangal Pandey, refused to use the Enfield rifle and shoot down his sergeant। मतलब कि यहाँ पर जो 29 मार्च 1857 को कोलकाता के पास एक युवा मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने हवलदार को गोली मार दी। उसे गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी दे दी गई। जब यह खबर फैली तो कई सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। हीरोज ऑफ द रिवोल्ट। बच्चों यहाँ पर कुछ हम पिक्चर्स देखेंगे जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे क्रांतिकारी के रूप में। फर्स्ट इज रानी लक्ष्मीबाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज रानी ऑफ झांसी। बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में क्रांति की बागडोर संभाली। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर की बागडोर संभाली थी और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली की, कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति की बागडोर संभाली थी। मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली एंड झांसी वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। यानी क्रांति के जो मुख्य केंद्र थे वो इस प्रकार थे। नेक्स्ट हेडिंग इज सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ब्रिटिश आर्मी फ्रीड दिल्ली, द epicenter of the revolt. Bahadur Shah Zafar was tried and sent to Rangoon. His children were killed. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar broke the backbone of the mutiny. Lucknow was recaptured in 1858. Rani Lakshmi Bai was killed and Tatya Tope was captured and hanged to death. Means विद्रोह का दमन। ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को विद्रोह के केंद्र से मुक्त कर दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजने की कोशिश की गई, उसके बच्चे मारे गए। दिल्ली पर नियंत्रण और बहादुर शाह जफर की कैद ने विद्रोह की रीढ़ तोड़ दी। मतलब जैसे ही पता चला कि दिल्ली जो है किसके कब्जे में आ गई है, अंग्रेजी सेना के कब्जे में आ गई है और बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया गया है, तो इससे जो विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी थे उनको बहुत ही हानि हुई। 1857 में लखनऊ को फिर से बसाया गया और रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी गई और तात्या टोपे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। ब्रिटिशर्स के ऐसा करने की वजह से ही इस विद्रोह का दमन होना शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। मतलब क्रांति की विफलता के कारण कि किस प्रकार से, कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है वो विफल होता चला गया। क्रांति की योजना रखी गई तारीख से पहले होना इसकी विफलता का कारण बना। मतलब जो तारीख रखी गई थी कि हम उस टाइम पे विद्रोह करेंगे, उससे पहले ही ये क्रांति शुरू हो गई। विद्रोहियों के बीच कोई एकता नहीं थी। राष्ट्रवाद के विचार अभी तक विकसित नहीं थे। कोई आम विचारधारा नहीं थी। It was limited to North and Central India. Gorkhas helped the British to suppress the revolt. The rebels could not match the sophisticated weapons of the British. The leadership was neither strong nor gave direction to the rebels. Moreover, the British got timely help from the government of the Britain. मतलब यह उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। गोरखा ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे और भारतीयों के पास नहीं थे। योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था और ना ही विद्रोहियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा अंग्रेज सैनिकों को ब्रिटेन की सरकार से समय पर मदद मिली। मतलब ये जो हमारे भारतीयों ने अपने इसके लिए एक टोली बनाई थी और जो उसका नेतृत्व करने वाले लोग थे वो भी कुशल और योग्य नहीं थे, जिसके कारण जो है क्रांति विफल होनी शुरू हो गई। लास्ट हेडिंग इज रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। मतलब कि इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होता है, अच्छा हो या बुरा हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसका रिजल्ट कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन
नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के साथ समाप्त हो गया। उन्होंने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। भारत के मामलों के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति एक काउंसिल की मदद से की गई, जिसे भारत का वायसराय कहा जाता था। भारतीय क्षेत्रों के निर्मम विजय और उद्घोषणा की नीति को छोड़ दिया गया। भारतीय राजकुमारों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके राज्यों को रद्द नहीं किया जाएगा, उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीयों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। वे ये भी आश्वासन दे रहे थे कि उच्च पद उन्हें बिना किसी भेदभाव के दी जाएगी। मतलब अभी तक जैसा भारतीयों के साथ में व्यवहार किया जा रहा था, अंग्रेजों ने अब उस सब को करने के लिए मना कर दिया था और ये सारी उनको आज़ादी दी गई जैसा वो अपने अंग्रेजों को दिया करते थे। और ये इसीलिए कहा गया कि भारतीयों को भी उच्च पद दिए जाएंगे, वहाँ पर बिना किसी भेदभाव के। मतलब जैसे वो अंग्रेजों को उच्च पद दिया करते थे और इनको नीचे के पद दिया करते थे, ऐसा करने के लिए भी वहाँ पर मना कर दिया। और धीरे धीरे ये इसका अच्छा परिणाम निकलना शुरू हो गया और ऐसे ही ये विद्रोह धीरे से समाप्त हो गया। चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू।